देखो इसके बाद में हम जो पॉइंट पे बात कर रहे थे, ठीक है, सिविल लिबर्टीज हो गया था लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद में जो है अपन डिसेंट्रलाइजेशन पे बात कर रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, जैसे जो पंचायती राज सिस्टम होता है, ठीक है, वो पंचायती राज सिस्टम जो है वो वर्क करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो विलेज लेवल पे जो जनता रहती है उसको जो है अच्छे से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसका बेनिफिट ले सकें। उसके बाद में सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज का जो मीनिंग होता है वो होता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि एक आदमी को ये मिलना चाहिए कि उसकी प्रोटेक्शन पे बात हो, ठीक है, उसकी सुरक्षा पे बात हो, उसके प्रॉपर राइट्स मिले, उसको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिले, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट हो चाहे सोशल बेनिफिट हो, तो वो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और यदि राइट्स हैं तो उसके बिहाफ पे उसको ड्यूटीज भी जो है वो एलोकेट होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं एक सिविल लिबर्टीज के अंदर होनी चाहिए। सिविल लिबर्टीज मतलब आदमी की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई गवर्नमेंट जो है कोई रॉन्ग पॉलिसी बनाती तो उसके खिलाफ भी जो है वो बात अपनी जो है वो बोल सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक मतलब किसी भी कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दूसरी चीज उसमें अंदर क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड्स क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्लैरिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन होने चाहिए, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है गलत इरादों के साथ काम नहीं करे, हमेशा पब्लिक वेलफेयर पे वर्क करे, पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करे, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट पे बात करे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क नहीं करे। ये मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन होना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट जो है, ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब होता है उसके अंदर कुछ संशोधन करना। तो अमेंडमेंट की पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अमेंडमेंट की पावर किसके पास में होनी चाहिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट के पास में ये पावर नहीं होनी चाहिए। और हालांकि ऐसा ही इंडिया के अंदर अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। अगले अपने जो पॉइंट्स हैं वो हैं एसेंशियल कंडीशन के अंदर। लगभग हमने 10 पॉइंट्स रीड कर लिए हैं। 10 पॉइंट्स के बाद में लगभग टोटल 16 पॉइंट्स हैं। अपन हर एक पॉइंट देख लेते हैं। एग्जाम के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन आपको कम से कम जो है वो 10 पॉइंट्स आपको स्ट्रांगली लर्न होने चाहिए कि 10 पॉइंट्स क्या क्या है। अपन बात कर रहे हैं 11 पॉइंट के बारे में। ईच पॉइंट का आपको जो है सिर्फ ये लाइन याद होनी चाहिए, उसके अंदर फिर आपको जो सिस्टम अपना समझ में आएगा। जैसे इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी सिस्टम, ठीक है। अब जुडिशियरी सिस्टम, वैसे गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम। तो जुडिशियरी आर सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, पहली बात ये होना चाहिए। उसके बाद में फेयर सिस्टम होना चाहिए, निष्पक्ष। क्या सिस्टम होना चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फ्री एंड फेयर जुडिशियरी सिस्टम, अपन ये भी बोल सकते हैं, फ्री एंड फेयर जुडिशियरी सिस्टम होना चाहिए। पावरफुल होना चाहिए, इसका कंट्रोल होना चाहिए किस पे, लेजिस्लेचर पे एंड एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। जुडिशियरी सिस्टम आर कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पे, इन दोनों पे जो है कंट्रोल होना चाहिए किसका, जुडिशियरी सिस्टम का। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हमेशा लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल होता ही है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए। इसके बाद में जो है क्वालिफिकेशन एंड फेयर स्टाफिंग सिस्टम। स्टाफिंग सिस्टम के बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जितने भी कोई चाहे लीडर्स हो, चाहे कोई भी उसका मदद करने के लिए, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे छोटा नेता चाहे बड़ा नेता, या कोई भी एम्प्लॉय भी हो, ठीक है, तो वो अच्छे से है ना वर्क करना चाहिए। और यदि एक रिप्रेजेंटेटिव एक अच्छा है, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, हमेशा जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उस पर हमेशा कंट्रोल रहेगा और वो हमेशा पब्लिक ओपिनियन पे बात करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करेगा और जनता की भलाई के ऊपर काम करेगा। यदि रिप्रेजेंटेटिव एक अच्छा है
तो हमेशा उसके अंदर में जितने भी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो अधिकारी लोग आते हैं वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट पे ही वर्क करेंगे। तो सिस्टम जो है वो स्टाफिंग सिस्टम जो है वो फेयर होना चाहिए, ये मेन सिस्टम। और उसका सबसे मेन पॉइंट कौन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होना चाहिए। आपने यदि एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव दे दिया तो इसके नीचे जो भी होंगे वो पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं, जो पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं वो हमेशा अच्छे से वर्क करेंगे। एक चीज ये, जो पब्लिक ऑफिसर्स भी जो है, ठीक है, अपन जिसको बोल सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए, पॉलिटिक्स में उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी लीडर या पॉलिटिशियन से उनका जो है स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो किसमें अंदर होना चाहिए, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी जो है सक्सेस हो पाएगी। ये सबसे जरूरी भी है। जब भी कोई ऑफिसर की ट्रेनिंग भी होती है तो उसको ये चेक किया जाता है कि वो पॉलिटिकली कितना इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस कितना है, वो किसी पार्टी से रिलेट तो नहीं करता, उसको जो है कोई भी विचारधारा है, जैसे मान के चलो कोई भी थ्योरी है, उस थ्योरी का उसके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं है। ये टेस्टिंग भी होता है एक तरह का। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि किसी ऑफिसर का जो है वो पॉलिटिकली रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हेल्थी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम, मतलब कोई भी पार्टी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्थी सिस्टम होना चाहिए। उसका जो है किसी के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पे बात करे, ठीक है, पहले नेशनल इंटरेस्ट पे बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करें। तो ये दो मेन मुद्दे होने चाहिए। नेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट पे बात करें, देश की उन्नति के बारे में बात करें, पब्लिक की जो पब्लिक वेलफेयर है उसके ऊपर बात करें। वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, हेल्थी होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और एक चीज और, इस क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी ऐसे पॉलिटिशियंस को नहीं रखे जो पॉलिटिशियंस करप्ट हो, उसके ऊपर कोई केस वेस हुआ हो, तो ऐसे पॉलिटिशियंस को नहीं रखना चाहिए। जो डेफेक्टर हो, डेफेक्टर का मतलब होता है दल बदल, ठीक है, मतलब आज इस पार्टी में, कल किसी और पार्टी में, परसों किसी और पार्टी में, तो ऐसे पार्टियां चेंज करता रहता है, तो वो क्या एक जगह पे टिकता नहीं है, ठीक है, और सिर्फ अपने इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करता हो, तो ऐसे आदमी को बाहर निकाल देना चाहिए। तो हमेशा दूसरी चीज, जो वेल डिसिप्लिन्ड आदमी है उसी को रखे, ठीक है, और जो डिसिप्लिन्ड नहीं है उसको बाहर निकाल दे। तो हमेशा जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरनल डेमोक्रेसी भी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी पे वर्क करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी को फॉलो करे, नेशनल इंटरेस्ट पे बात करे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात करे, वो कोई भी ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं रखे जो डिसिप्लिन्ड नहीं हो और जो डिफेक्टर्स हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है वो बात करनी चाहिए। एक चीज और, हेल्थी का मतलब ये भी होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेट नहीं करे, वो किसी लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हो। ऐसे नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो फॉर्मेशन है वो किसी भाषा के आधार पर बना गया हो, किसी पर्टिकुलर एरिया के बेस पे बनाया गया हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट के बेस पे बनाया गया हो, और वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम कर रही है, पर्टिकुलर क्लास के लिए वर्क कर रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला है एलिजिबल एंड लॉयल पॉलिटिशियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डेमोक्रेसी को अच्छे से रन करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, देखो पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एक अच्छा पॉलिटिशियंस होना चाहिए, एक अच्छा नेता होना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए काम करे, जिसके अंदर करप्शन का जो है वो कीड़ा बहुत कम हो, करप्ट नहीं हो, वो अपॉर्चुनिटिस्टिक नहीं हो, ठीक है, वो अनडिसिप्लिन्ड नहीं हो, जनता की इंटरेस्ट पे बात करता हो। तो ये सारे कैरेक्टर उसके अंदर नहीं होने चाहिए। वो लायर नहीं हो, वो ग्रिडी नहीं हो, मतलब लालची नहीं हो। कुछ पॉलिटिशियंस तो क्या होते हैं, जैसे मान के चलो 5 साल के लिए आए तो 5 साल के लिए उसने सिर्फ जो है वो अपना पेट भरते हैं, ठीक, वो सोचते हैं कि बस क्या पता वापस जो है जनता मुझे चुने या नहीं चुने, मुझे इलेक्ट करे या नहीं करे। वो सिर्फ जो है उस 5 साल में क्या करते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो ऐसे जो है लीडर्स नहीं होने चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट पे काम नहीं करे,
लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करे। तो ये सबसे क्या होता है, जो एलिजिबल होना चाहिए, एक योग्य नेता होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, मतलब एक फेयर और निष्पक्ष और एक जनता की भावनाओं का सम्मान करे, ठीक है, रेस्पेक्ट द पब्लिक फीलिंग्स, ठीक है, जनता की भावनाओं की रेस्पेक्ट करे, इलीगल प्रॉफिट पे काम नहीं करे, नेशनल प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करे, ठीक है। तो ये मेन चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे वो करप्ट नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि वो ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, इलीगल प्रॉफिट नहीं हो, ऐसा नहीं कि मान के चलो उसके कोई धंधे चल रहे हैं, मान के चलो कहीं वो उसने फैक्ट्री खोल दी हो, कहीं पैसे अलग जगह से जो है वो कमा रहा हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो है वो कहीं इलीगल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये बात का भी ध्यान रखा जाता है, इलीगल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें जो अपन को डेमोक्रेसी के अंदर जो है अपन को ध्यान रखनी है। अगला जो पॉइंट है, नेशनल प्लान्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। नेशनल प्लान्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कोई भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो हमेशा ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें पब्लिक का भला हो, पब्लिक का वेलफेयर हो, पब्लिक की सोशल और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग, ऐसी पॉलिसी बनाए। द गवर्नमेंट शुड मेक द सच पॉलिसी, सच प्लान्स विच इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, विच इंक्रीज द पब्लिक लाइफ स्टाइल, जनता की लाइफ स्टाइल को अच्छा करती हो। दूसरा, जो मान के चलो कोई वीकर सेक्शन है समाज के अंदर, वीकर एंड लेबर क्लास है, लेबर सेक्शन है, ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, उसके लाइफ स्टाइल को अच्छा करता हूँ, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को वेल अपग्रेडेशन देता हो, तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब दूसरा, समाज के अंदर जो है बहुत सारी क्लास होती हैं, जैसे ओल्ड एज क्लास हो गया या फिर स्टूडेंट क्लास हो गया, या मान के चलो कोई विडो है तो विडो के लिए अलग पॉलिसी, स्टूडेंट्स के लिए अलग पॉलिसी, जो ओल्ड एज हैं उनके लिए अलग पॉलिसी, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए अलग, लेबर क्लास है उनके लिए अलग। तो समाज के हर वर्ग का भला हो, सारे वर्ग जो है वो गवर्नमेंट से कुछ न कुछ फायदा मिलता हो, तो ये चीजें होनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी ऐसे प्लान्स पे हमेशा वर्क करे, ठीक है, जो ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुकती हो अपने देश की, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए। तो दोनों चीजें याद रखनी है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए और जनता भी जो है वो परेशान नहीं होनी चाहिए, हमेशा पब्लिक वेलफेयर होना जरूरी है। दूसरी चीज, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, नेशनल कंसेंसस ऑफ बेसिक इश्यू, मतलब ऐसा कोई भी जो बेसिक मुद्दा है उसके लिए पूरी नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, मतलब जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो मेजोरिटी ग्रुप हैं, सबका ओपिनियन होना चाहिए, सबके ओपिनियन के बाद में कोई फाइनल जो है वो डिसीजन लेना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी उस चीज पे एग्री करें। जैसे हालांकि जो है, जैसे मान के चलो लोकसभा के अंदर कोई बिल पास हो रहा है, तो जब बिल पास हो रहा है तो वहाँ पे सारे लीडर्स हैं, वो माइनॉरिटी से भी आते हैं, कोई मेजोरिटी ग्रुप से भी आते हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी से भी आते हैं, तो सारे मिलके जो है उस बिल को पास करते हैं। तो नेशनल कंसेंसस मतलब राष्ट्रीय सहमति ऑन द बेसिक इश्यू, ठीक है, जो मूल जो इश्यू है, जो देश की अखंडता, उसकी सोवरेनिटी के रिलेटेड जो इश्यू है, तो उसके खिलाफ यदि कोई डिसीजन लेना है तो फिर सबकी सहमति जरूरी है, ठीक है, नेशनल कंसेंसस जरूरी है। तो ये लगभग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, अब अपना जो डेमोक्रेसी का टॉपिक है, ये इसका लास्ट पॉइंट था, नेशनल कंसेंसस, इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय सहमति ऑन बेसिक इश्यू, मतलब मूलभूत जो विषय होते हैं उस पर जो है सबकी सहमति होनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप, चाहे मेजोरिटी ग्रुप, चाहे सारी पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद में अब देखते हैं कौन सा टॉपिक लेते हैं। मेरे हिसाब से या तो फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कभी आता है कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो है वो टॉपिक कवर करवाया जाए। तो आपके भी एग्ज़ाम है, आप आराम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। दूसरी चीज़, अभी सारी चीज़ें जो है अनलॉक डाउन होने लग गया, पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉक डाउन चल रहा है, अनलॉक चल रहा है, तो ये दिमाग में नहीं रखें कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रांगली डेट निकाली है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर होती है
अभी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। इसको डिले नहीं किया जाता था, क्योंकि इसको डिले करेंगे तो फिर रिजल्ट में डिले होगा, रिजल्ट में डिले होगा तो आने वाले जो नया सेशन है 2021 और मतलब 20-21, तो उसके अंदर डिले हो जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, इसलिए जो एग्ज़ाम डेट है उसी एग्ज़ाम डेट को आप फॉलो करें और उसी के बेसिस पे जो आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। और प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। 10th क्लास के तो दो जो है वो सब्जेक्ट ड्यू है, मतलब 33%, ठीक है। अभी तुम्हारा जो है टोटल परसेंटेज में से इतना बाकी है, ठीक है। ये बहुत मेजर पोर्शन है, 1/3 पोर्शन, ठीक है। तो आप सबको आप प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट, और अभी लगे रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।